नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे थे कैबिनेट की ये पहली बैठक जो कल मंत्रिमंडल में बड़ा लंबा चौड़ा फेरबदल हुआ है। उसके बाद कैबिनेट विस्तार के बाद पहली कैबिनेट की ये प्रेस ब्रीफिंग आप सुन रहे थे। इस प्रेस ब्रीफिंग में 3 बड़े मंत्री सामने आए और जो बड़ा सवाल पूछा गया उनसे, सरकार सबको वैक्सीन उपलब्ध कराने को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है, तो इस पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए नए नवेले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया यहां पर नजर आए। सरकार सभी को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरी लहर से बचने की हमारी पूरी तैयारी है। 2,44,000 नए बेड बनाए जाएंगे। राज्य सरकारों को फंड दिया जाएगा। हर जिले में ऑक्सीजन स्टोर करने की पूरी तरह से तैयारी है। 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड, 23,000 करोड़ का हेल्थ इमरजेंसी पैकेज, जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे नए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। कोरोना पैकेज का सही से इस्तेमाल हुआ है, आगे उसको और ले जाने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री की ओर से यह भी जानकारी दी गई है 4 लाख से ज्यादा ऑक्सीजन बेड तैयार किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती अगर कोरोना के मद्देनजर हो तो देश उससे पूरी तरह से निपट सके। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। 736 जिलों में पीसीयू की तैयारी की जा रही है। बच्चों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में बच्चों के सामने कोरोना एक बड़ी चुनौती का रूप बनकर आ सकती है। जिस तरह के अलग अलग रिपोर्ट और रिसर्च सामने आए हैं उसी पर विस्तार से जवाब देते हुए यहां पर मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री, जबकि नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की ओर से भी लगातार तमाम वही बातें किसानों के मद्देनजर आज कही गई हैं। ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, लेकिन इन सब के इतर आपको बताते चले एक आग का दरिया इस वक्त दिखाई दे रहा है। ये तब तक कहा जाता है जब सामने कठिन चुनौतियों के बादल छाए हों, जब संकटों का पहाड़ सामने खड़ा हो। यह सिर्फ एक कहावत, शायरी या वाक्य नहीं है, बल्कि ये एक सार है और ये समझाने के लिए कि रास्ते आसान नहीं हैं। और इसीलिए इस वाक्य को हमने पीएम मोदी के नए नवेले मंत्रियों के लिए लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी की भारी भरकम टीम ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया। पहली प्रेस ब्रीफिंग भी आपने सुन ली। कार्यभार संभालने पहुंचे ज्यादातर मंत्री भरोसे से भरे हुए दिखे, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि आगे आग का दरिया है। दिल्ली में आज दहकते सूरज ने दस्तक दी तो कल शपथ लेने वाले मंत्रियों का रोशनदान ही नहीं चमका, चमक उठे चेहरे। नई सुबह का इस्तकबाल हुआ और चल पड़े सब अपनी कर्मस्थली वाले कार्यालय की ओर। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी एक आग का दरिया ही था, जिससे जावड़ेकर तो निकल गए, लेकिन प्रमोट होकर इस दरिया को पार कर जाने के इरादे से अनुराग ठाकुर आ गए। अनुराग ठाकुर ने कार्यभार संभाल लिया। जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊं। कानून मंत्रालय के मुखिया रविशंकर प्रसाद के पूर्व हो जाने के बाद किरण रिजिजू भी अपना पद संभालने पहुंचे, इस भरोसे के साथ कि कानून की किताबों में चाहे जितने आग के दरिया हों, वो सब पार कर जाएंगे। मेरे सामने एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। रेल का चवन्नी भी किराया बढ़ जाए तो मुसाफिरों की चाल बदल जाती है, लेकिन यहाँ ना तो किराया बढ़ा ना मुसाफिरों की चाल बदली। अलबत्ता रेल मंत्री बदल गए और बदले हुए रेल मंत्री के बाद बदल कर आए हुए रेल मंत्री ने कुर्सी संभाली तो भरोसे से भरे हुए थे कि रेल की चाल कमाल करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है देश की सेवा करने की। रेलवे में पिछले 7 साल में बहुत अच्छा काम हुआ है, उसी काम को आगे ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। रेलवे
के साथ साथ अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्री भी बनाया गया है। आईटी मंत्रालय और ट्विटर वाली चिड़िया के बीच चीख पुकार किसी से छिपी नहीं है। आईटी मंत्री रहते हुए रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर वाली चिड़िया को उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन चिड़िया ने चहकना बंद नहीं किया। अब नए वाले आईटी मंत्री आए हैं तो उन्होंने साफ कर दिया है कि सरकार का जो स्टैंड था वही स्टैंड रहेगा। मतलब इस आग के दरिया को पार करने के लिए वो तैयार होकर आए हैं। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। कोरोना ने पर्यटन को कैसे पस्त किया है ये किसी से छिपा नहीं है, लेकिन पर्यटन और संस्कृति मंत्री बनकर जी किशन रेड्डी आए तो भरोसा जताया कि सब अच्छा होगा, जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। मोदी जी का आदेश पर जो भी अगर वो आएंगे नजदीक तो नहीं आना, टूरिज्म का हो, कल्चर का हो, जो काम है वो पूरा मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। ये किसी भी बेटे के लिए फख्र की बात होती है कि गुजरे हुए दिनों में जो मंत्रालय उनके पिता ने संभाला हो वही मंत्रालय वो खुद संभाले, तो पिता का अक्स बेटे की आंख में उतर आता है। ज्योतिरादित्य को भरोसा है कि जिम्मेदारी वाले इस आग के दरिया को वो पार कर जाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मोदी कैबिनेट के मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है। अभी तो उत्साह तारी है, लेकिन देखने की बारी ये है कि नए नवेले मंत्री ऐसा क्या करते हैं जो पिछले मंत्री नहीं कर पाए। हिमांशु मिश्रा और कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया, मगर इसमें पेट्रोलियम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय, ये तीन ऐसे मंत्रालय हैं जिनकी राह में कील और कांटों की भरमार है। पेट्रोलियम मंत्री के पद संभालते ही कई शहरों में पेट्रोल 100 के पार है, महंगाई की मार है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री के सामने चुनौतियों का अंबार है कि कोविड की तीसरी लहर से वो कैसे निपटेंगे, कैसे वैक्सीनेशन का सपना पूरा करेंगे। और शिक्षा मंत्री के सामने बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की बड़ी चुनौती है, परीक्षाएं कराने की चुनौती है और जो परीक्षाएं हो गई हैं उनके परिणाम बताने की चुनौती है। मतलब यूं समझिए कि आग का दरिया है। मैं अनुराग सिंह ठाकुर, मैं मनसुख मांडविया। कुछ मंत्री हटा दिए गए, कुछ नए मंत्री बना दिए गए, लेकिन इन हटाने और बनाने के बीच एक आग का दरिया है। ये आग का दरिया जो नहीं पार कर पाए वो हटा दिए गए और जो पार कर गए उन्हें बना दिया गया। इनमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ी है मनसुख मांडविया की। कोरोना की पहली लहर ने अर्थतंत्र को तोड़ा, कोरोना की दूसरी लहर ने सांसों को तोड़ा, चीख पुकार मची। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से देश अब तक दहशत में है। डॉक्टर हर्षवर्धन तो लोगों के दिलों से ये दहशत नहीं निकाल सके, लेकिन अब मांडविया को जिम्मेदारी मिली है। मांडविया के सामने तीसरी लहर को रोकने के साथ साथ देश में संपूर्ण टीकाकरण का बहुत बड़ा काम है। वो इसे कैसे अंजाम देंगे ये तो वही बता सकते हैं। हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ। क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें। कांग्रेस भी स्वास्थ्य मंत्री के बदलाव पर तंज कस रही है। अब इसका मतलब ये समझा जाए कि वैक्सीन की कमी नहीं होगी। स्वास्थ्य के बाद दूसरी चिंता है महंगाई की,
ये कोई प्रयोग नहीं है, सिर्फ संयोग है कि जब नए नए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी अपने नए पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उसी वक्त पेट्रोल के दामों में फिर से उछाल आया और उसी वक्त देश के अलग अलग शहरों में लोग पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मंत्री बदल गए, मंत्रालय बदल गया, लेकिन पेट्रोल का बढ़ना नहीं बदला। पहले ही कह दिया था कि मुझे आप थोड़ा सा मौका दीजिए, जो अभी हमारे सामने इश्यूज हैं, to be briefed on them. In the last 7 years, under the able guidance of Shri Dharmendra Pradhan ji, and before that of his predecessor, a number of path-breaking reforms and initiatives have been introduced in this sector. My effort will be to take those forward and to fulfill the expectations of the Prime Minister. तेल की कीमतों के सामने पस्त हो जाने वाले पूर्व पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अब शिक्षा मंत्री हैं। इसे भी संयोग ही कहिए कि एक मंत्रालय से पस्त होकर भले आए हैं, लेकिन यहाँ चुनौतियों का पहाड़ ज्यादा बड़ा है। क्योंकि नीट 2021 के लिए आवेदन तो हुआ, लेकिन परीक्षा कब होगी? नीट पीजी 2021 परीक्षा जल्द करा पाएंगे ये? जेईई मेन 2021 के बाद जेईई एडवांस की परीक्षा कब होगी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस के टेस्ट कब होंगे? 10वीं और 12वीं का रिजल्ट क्या समय से आएगा? और ऑनलाइन से ऑफलाइन कब होंगे स्कूल कॉलेज? अब चौथे विभाग की बात करें। जिस सूचना प्रसारण मंत्रालय का कार्यभार सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, प्रकाश जावड़ेकर जैसे दिग्गजों ने संभाला, उसकी जिम्मेदारी प्रमोशन मिलने के बाद अनुराग ठाकुर ने संभाली है। इतने बड़े नाम आप गिना रहे हैं, उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा, जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। अनुराग ठाकुर के कंधे पर कोरोना काल में सही जानकारी को जनता तक ले जाने और सरकार का रुख और उसके कामकाज की सही तस्वीर पेश करने की बड़ी जिम्मेदारी है। उम्मीद कीजिए कि जिस भरोसे से इन्हें लाया गया है, उस भरोसे पर ये खरे उतरेंगे। दिल्ली में हिमांशु मिश्रा, अशोक सिंघल और जितेंद्र बहादुर के साथ आज तक ब्यूरो। नए मंत्रियों के आने और पुराने मंत्रियों के हटाए जाने को लेकर खूब छींटाकशी, सियासी बयानबाजी और सोशल साइट पर मीम्स की भरमार है। मगर आपको हम बताते हैं कि मोदी सरकार में बड़े नाम और बड़े ओहदे वाले मंत्रियों को अचानक पीएम मोदी ने अपनी टीम से क्यों हटा दिया? क्योंकि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन और बाबुल सुप्रियो जैसे नेताओं को आखिर क्यों वड़क्कम कह दिया गया? ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये एक आग का दरिया है। तो बड़ा बेरहम निकला। इस दर्द को क्या कहेंगे? जिस कैबिनेट की 2 साल पहले शपथ ली थी, वहां अपने उत्तराधिकारियों की शपथ में तालियां बजा रहे हैं। जो कभी सरकार का चेहरा हुआ करते थे, वो चेहरे उतरे हुए नजर आ रहे थे। जो कभी कैबिनेट के कद्दावर माने जाते थे, आज उन्हें कैबिनेट में एक कुर्सी नसीब नहीं हुई। मोदी की कैबिनेट का विस्तार हुआ तो लगा मानो आधी सरकार ही बदल गई। पिछले 2 साल में सबसे ज्यादा चमकने वाले चेहरे ही बदल गए। सबसे ज्यादा चर्चित मंत्रालयों में ही फेरबदल हो गया। डिजिटल संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आखिर कैसे रविशंकर प्रसाद गुड लिस्ट से बाहर हो गए? आखिर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल से शुरू हुआ कानून मंत्रालय का सिलसिला दूसरे कार्यकाल में आधी दूरी भी नहीं तय कर सका। प्रधानमंत्री मोदी शुरू से ही अपने मंत्रियों और सांसदों को सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल और इसके जरिए लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए कहते रहे हैं। माना जा रहा है कि प्रसाद ने ट्विटर विवाद को सही से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से सरकार पर सवाल खड़े हुए। रविशंकर प्रसाद ने जिस तरह से दुनिया की बड़ी तकनीक कंपनियों को चुनौती दी, उससे भारत एक अजीब स्थिति में फंस गया, जहां अमेरिका को भी कहना पड़ा कि भारत गलत कर रहा है।
चैलेंज को ओवरकम किया और सफलता की एक लगभग स्टेज तक हम पहुंचे थे। पिछले करीब 1.5 साल से कोरोना देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। कोरोना की दूसरी लहर में मिसमैनेजमेंट को लेकर हेल्थ मिनिस्टर लगातार विपक्ष के निशाने पर भी थे। हॉस्पिटल बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी, वैक्सीनेशन और दिक्कतों से निपटने में हेल्थ मिनिस्टर का एक्टिव न दिखना उनके जाने की वजह बना। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार पर भी कई सवाल उठे और हेल्थ मिनिस्ट्री हालात से निपटने के अलावा सरकार के खिलाफ लगातार नेगेटिव बन रहे परसेप्शन से डील करने में असफल रही। पिछली सरकार में भी हर्षवर्धन से हेल्थ मिनिस्ट्री वापस ली गई थी। कांग्रेस को वोट यानी एमआईएम को वोट और एमआईएम को वोट माने डिवीजन को वोट। सरकार के प्रवक्ता होने के नाते जावड़ेकर और उनके मंत्रालय को जिम्मेदारी मिली थी कि वो कोरोना काल में सरकार की इमेज सही करने के लिए कदम उठाएं, लेकिन उनका मंत्रालय इसमें असफल रहा। देसी मीडिया के अलावा विदेशी मीडिया में भी सरकार की बहुत किरकिरी हुई और सीधे पीएम मोदी की इमेज पर असर पड़ा, जिसे प्रकाश जावड़ेकर के इस्तीफे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। इसके अलावा कई दिग्गज मंत्री एक दिन में ही पूर्व हो गए। रमेश पोखरियाल निशंक की नई शिक्षा नीति पीएम मोदी की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। कोरोना काल में मजदूरों का पलायन संतोष गंगवार को भारी पड़ गया। बाबुल सुप्रियो न मंत्री के तौर पर दिल्ली में चमक दिखा पाए, न बंगाल में ही कोई करिश्मा कर पाए। रमेश पोखरियाल निशंक जो 23 साल बाद जो है एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन लोग उससे सहमत नहीं हुए। और फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। चंडीगढ़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर एक व्यापारी ने फिल्म अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा खान और उनकी कंपनी बीइंग ह्यूमन के सीईओ और कई अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी करने के आरोप में चंडीगढ़ पुलिस को शिकायत दी है। चंडीगढ़ पुलिस को दी गई शिकायत में कहा गया है कि बीइंग ह्यूमन कंपनी ने चंडीगढ़ के मनी माजरा में उनसे 3 करोड़ की लागत से शोरूम खुलवाया। बाद में उनको सामान नहीं भेजा गया। उनका बीइंग ह्यूमन कंपनी से बाकायदा लिखित में अग्रीमेंट भी है, लेकिन सलमान खान की ओर से उन्हें धोखा दिया गया है। हमारे साथ जो कमिटमेंट्स की थी कि हम और फ्रेंचाइजी खोलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्होंने कोई भी पूरी नहीं की। आज 1.5 साल हो गया। 1.5 साल से बॉम्बे में जितने उनके ऑफिस हैं वो सब बंद पड़े हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई हमारे को रेट्स आते हैं, ना कोई सॉफ्टवेयर चल रहा, कुछ नहीं, उनको कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। हमने तो सिर्फ सलमान खान की शक्ल को और बीइंग ह्यूमन ब्रांड के हिसाब से हमने ये फ्रेंचाइजी खोली थी। एक और नए मंत्रियों के सामने आगे बड़ी चुनौती है, तो वहीं कुछ पुरानी चुनौतियां विकराल रूप ले रही हैं। महंगाई और पेट्रोल के बढ़ते दामों ने आग लगा रखी है। विपक्ष सड़कों पर है और जनता बेहाल। पेट्रोल की सेंचुरी कब की लग चुकी। अब डीजल सैकड़ा मारने को बेताब। सीएनजी ने भी दिखाए तेवर। महंगे तेल ने तेल निकाल डाला। पेट्रोल डीजल की मार ऐसी पड़ी है कि पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि आखिर कीमतों की ये आग कहां जाकर थमेगी और कैसे वो चला पाएंगे एक अदद दोपहिया या कार। जून में 16 बार कीमतें बढ़ी और जुलाई में भी बढ़ोतरी जारी है। मानो ये परंपरा बन गई है, कमोबेश हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। कीमतें बढ़ना खबर नहीं रहा। अब तो जिस दिन कीमत न बढ़े उस दिन हैरत होती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर विपक्ष सड़कों पर है। सरकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से लेकर तरक्की के लिए जरूरी काम जैसी घिसी पीटी दलीलें दे रही हैं और इन सब के बीच जनता है जो लाचार होकर जेब में सुराख को और बड़ा होते देख रही है। एमपी के बालाघाट के लोगों का दर्द जरा महसूस कीजिए। यहाँ पेट्रोल का रेट सेंचुरी से काफी आगे बढ़कर 111 रुपए 7 पैसे हो गया है।
शहर शहर पेट्रोल डीजल रेट की गर्मी महसूस कर रहे हैं। सूरत से ज्यादा कहर तो पेट्रोल ढा रहा है। जरा शहरों के रेट पर नजर दौड़ाइए। चारों महानगरों में पेट्रोल के रेट 100 के पार हैं। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 56 पैसे लीटर है। मुंबई में 106 रुपए 59 पैसे का रेट है। चेन्नई में 101 रुपए 37 पैसे और कोलकाता में पेट्रोल का रेट 100 रुपए 62 पैसे लीटर है। आज यानी गुरुवार को फिर चारों महानगरों में रेट 31 से 39 पैसे बढ़ा। पेट्रोल अगर 100 हो गया तो डीजल भी कुछ कम नहीं है, ये भी 100 की तरफ बढ़ चला है। मुंबई में फासला 100 के बेहद करीब है। दिल्ली में डीजल का आज का रेट 89 रुपए 62 पैसे है। मुंबई में 97 रुपए 18 पैसे है। इसी तरह चेन्नई में डीजल का रेट 94 रुपए 15 पैसे है और कोलकाता में डीजल 92 रुपए 65 पैसे बिक रहा है। अब जरा विपक्ष के इस गुस्से को देखिए। शहर शहर विपक्ष सड़कों पर है। कांग्रेस तो 11 दिन का हल्ला बोल कर चुकी है, जिसकी शुरुआत कल हो चुकी है। दिल्ली से भोपाल और जयपुर से हैदराबाद तक पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इतना तो साफ है कि पेट्रोल डीजल पर सियासत हो रही है। सरकार कोई भी रही हो, पेट्रोल डीजल की मद में जनता को तो लुटना ही है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। 3 दशक पहले 1990 में उस वक्त के प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल का कार्ड खेला था। उसकी कार्ड के लिए बीजेपी ने कमंडल का दांव चल दिया था। लेकिन 3 दशक में बहुत कुछ बदल गया है। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ तो उसमें जातिगत समीकरणों का बाकायदा ख्याल रखा गया। मंडल का ध्यान रखते हुए ही पिछड़ी जाति के 3 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मोदी सरकार के ये नए सिपहसालार शपथ तो दिल्ली में ले रहे थे, लेकिन धमक पूरे उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में पहुंच रही थी। बुधवार को उत्तर प्रदेश से जब 7 मंत्रियों ने शपथ ली तो एक कीर्तिमान बन गया। किसी भी केंद्र सरकार में यूपी के इतने ज्यादा मंत्री कभी नहीं थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला लें तो केंद्र सरकार में अब कुल 15 मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। यूपी में बीजेपी के 62 लोकसभा सांसद हैं। सहयोगी पार्टी अपना दल एस के 2 सांसद हैं। इसके अलावा यूपी से 22 राज्यसभा सांसद हैं। जनसंख्या के हिसाब से देश में अगर हर छठा शख्स उत्तर प्रदेश का है तो मोदी मंत्रिमंडल में हर 5वां मंत्री यूपी से है। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ये महज यूपी कोटे के मंत्रियों की शपथ नहीं थी। ये यूपी विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी का ऐलान जंग था। शपथ 2021 में हुई, लेकिन इसमें 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनावों का अक्स साफ दिखाई दे रहा था। इस मंत्रिमंडल विस्तार में जाति समीकरण का बाकायदा ध्यान रखा गया है। केंद्र में यूपी से 7 नए मंत्रियों में 3 दलित हैं, 3 पिछड़ी जाति से हैं, तो 1 मंत्री ब्राह्मण समाज से हैं। 3 दशक में बीजेपी की सियासत कहां से कहां पहुंच गई। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह के मंडल दांव के जवाब में बीजेपी ने कमंडल दांव खेला था। तब लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली थी, जिसके सारथी थे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रथ यात्रा के 31 वर्षों बाद नरेंद्र मोदी खुद उस पिछड़ा वर्ग को साधने में जुटे हैं, जिसको आरक्षण देने की बात मंडल कमीशन की रिपोर्ट में की गई थी। नजर डालिए जरा मोदी सरकार के इन मंत्रियों पर। महाराजगंज से 6 बार के सांसद पंकज चौधरी को पहली बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। उन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं। बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस से मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल भी कुर्मी समाज से हैं। उन्हें केंद्र में वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री बनाया गया है। इन दोनों मंत्रियों के जरिए यूपी के कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश है, क्योंकि यूपी में कुर्मी जाति की आबादी 7% है। यूपी में कुर्मी वोट बैंक का असर 36 विधानसभा सीटों पर और करीब 10 लोकसभा सीटों पर है। यही नहीं, यूपी से राज्यसभा सदस्य बीएल वर्मा को भी पूर्वोत्तर विकास और सहकारिता राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं।
यूपी में लोध जाति 3% है और कई सीटों पर लोधी वोट निर्णायक है। अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है। अब मंत्री परिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी ने जो दायित्व मुझे मंत्री पद का सौंपा है, मैं उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं और ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस आशा और विश्वास के साथ उन्होंने ये दायित्व मुझे सौंपा है, उस दायित्व को मैं ठीक ढंग से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। बीजेपी ने मंत्रिमंडल विस्तार में पिछड़ी जाति का खास ख्याल रखा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी का ये दांव चलने वाला नहीं है। आज जिस प्रकार से उन्होंने अनुप्रिया पटेल जी को उन्होंने वापस लिया है और एक राज्य मंत्री का दर्जा दिया है जिसमें स्वतंत्र प्रभार भी नहीं है, और अपने 8 बार के एमपी संतोष गंगवार जी को हटाया है, तो क्या आपको लगता है कि अनुप्रिया पटेल जी को साथ के आप पटेलों का साथ ले लेंगे? मुझे लगता है ये तो बड़ा सोचनीय है। कहते हैं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो मोदी के इस नए मंत्रिमंडल में मंडल वाले समीकरण की मंजिल 2024 लोकसभा चुनाव ही है, लेकिन उससे पहले 2022 में यूपी के विधानसभा का चुनावी इम्तिहान है। ऐसे में बीजेपी ने अपने पुराने सियासी कमंडल में अब मंडल को भी रख लिया है। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। मोदी का ये नया मंत्रिमंडल तो मिशन 2024 के लिए बना है, लेकिन उसके पहले यूपी में 2022 की चुनावी वैतरणी भी पार करनी है। बीजेपी चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग, दलित और सवर्णों को साधना चाहती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार में यूपी से 3 दलित सांसदों को मंत्री बनाया गया है, तो यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए एक ब्राह्मण चेहरे को भी शपथ दिलाई गई। मैं कौशल किशोर ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, मैं भानु प्रताप सिंह वर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक में मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी कोटे से 3 दलित सांसदों को मंत्री बनाया गया है। मोहनलालगंज से बीजेपी सांसद कौशल किशोर को शहरी विकास राज्य मंत्री बनाया गया है। आगरा से बीजेपी के सांसद एसपी सिंह बघेल को कानून राज्य मंत्री बनाया गया है। बघेल भी दलित समाज से आते हैं। जालौन से 5 बार के सांसद भानु प्रताप सिंह दलितों में कोरी समाज से हैं। बुंदेलखंड और कानपुर के आसपास कोरी समाज की बहुतायत है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है ना, उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, और उस मेहनत की जो अपेक्षा प्रधानमंत्री जी ने की है, वो मेहनत करके उसको पूरा करने का काम करेगा। एक गुलदस्ता बनाया है, कल पेश किया है देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा गुलदस्ता वो होता है जिसमें हर रंग का फूल हो, हर किस्म का फूल हो, हर प्रकार की खुशबू का फूल होना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि 1 साल में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, देश दूसरी परिस्थितियों से गुजर रहा था, 20 में होता तब आप उत्तर प्रदेश का जिक्र जरा भी नहीं करते। ये एक संयोग है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर हो रहा है, उसको उत्तर प्रदेश से जोड़ा जा रहा है। दलित वोट बैंक पर यूं तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपना एकाधिकार समझती रही हैं। अब बीजेपी की तैयारी बीएसपी के गढ़ों में सेंध लगाने की है, क्योंकि यूपी के लिए दलित वोट बैंक बहुत अहम है। यूपी में दलितों की आबादी करीब 20% है। यूपी की करीब 100 विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक निर्णायक है। यूपी में 85 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। पिछले कुछ वर्षों में दलित वोट बैंक बीएसपी से छिटकता दिखाई दिया है। बीजेपी अब दलितों को अपने पाले में लाना चाहती है। ये 6 महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। कुर्मी समाज से ताल्लुक रखने वाले संतोष गंगवार जी जैसे कद्दावर नेता, जो कई बार के सांसद हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद से हटा दिया गया। मैं अजय कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। यूपी चुनाव को देखते हुए ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा टेनी को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। यूपी में ब्राह्मण समाज की सरकार से नाराजगी की बातें सामने आई हैं। शायद ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए ही अजय मिश्रा को शपथ दिलाई गई है। वैसे भी यूपी में ब्राह्मणों की आबादी 20% है और 60 विधानसभा सीटों पर ब्राह्मण वोट बैंक ही निर्णायक है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं को दायित्व अक्सर
बूथ से लेकर के अलग अलग जगहों पर दिए जाते हैं। उसी क्रम में एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे ये दायित्व दिया गया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने और पार्टी ने जिस तरह का विश्वास किया है, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मोदी ने यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को खूब साधने की कोशिश की, लेकिन सबको साध नहीं पाए। उनके सहयोगी निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद अपनी अनदेखी से खफा हैं। निषाद समाज और हमारे कार्यकर्ता बहुत गुस्से में हैं कि कम वोट संख्या में कम सीटों पर प्रभाव रखने वाली अनुप्रिया को जगह मिला और निषाद समाज का एक प्रतिनिधित्व नहीं रहा। अब तक धोखा पिछली सरकारों ने भी है और भारतीय जनता पार्टी भी धोखा दे रही है। दरअसल संजय निषाद पार्टी नेता प्रवीण निषाद को मंत्री बनवाना चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा पूरी नहीं हुई। गोरखपुर से गजेंद्र त्रिपाठी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। मोदी और योगी यूपी में बीजेपी की जीत के लिए व्यूह रचना कर रहे हैं, तो वहीं एक मोर्चे की भी सियासी खिचड़ी पक रही है। कभी योगी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी ने हाथ मिला लिया है। इन लोगों ने 10 दलों का भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के जरा दावे और वादे सुनिए। यूपी में यहां भी सियासत की खिचड़ी पक रही है। यूपी के पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने हाथ मिलाया है। दावा है कि उनके इस भागीदारी संकल्प मोर्चा में 10 दल शामिल हैं। वादे भी लुभावने हैं। गरीबों का इलाज फ्री में, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, प्रदेश में समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा, प्रदेश में भाईचारा अमन चैन कायम करने के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा बना के हम लोग एक विकल्प, सपा को भी लोगों ने देख लिया, बसपा को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, भाजपा को भी देख रहे हैं। आज अगर मुस्लिम माइनॉरिटी का लिटरेसी रेट उत्तर प्रदेश में 58% है, इसका जिम्मेदार कौन है? ओवैसी है। अगर आज उत्तर प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट बच्चों का सबसे ज्यादा अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी और दलित का, हम जिम्मेदार हैं। सुबह ही ओवैसी लखनऊ पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए लोगों का हुजूम खड़ा था। जमकर नारेबाजी हुई। ओम प्रकाश राजभर पूरे जोश में थे। मोहन भागवत के DNA वाले बयान को लेकर उन्होंने सवाल उठा दिए। DNA अगर एक है तो मोहन भागवत जी से कहूंगा कि 20% आबादी मुसलमानों की है उत्तर प्रदेश में, 80 टिकट दे दो तब मैं मानूंगा कि आपकी बात सही है। बीजेपी से पूछो कि क्या 80 टिकट दोगे? क्या बीजेपी से पूछो कि ओवैसी जी तो कहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर को CM बनाएंगे, क्या बीजेपी के लोगों से पूछो क्या राजभर को CM बनाएंगे? ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी के बीच लखनऊ में करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि यूपी में अब MY समीकरण नहीं बल्कि A to Z समीकरण काम करेगा। राजभर से मुलाकात के बाद ओवैसी बहराइच में AIMIM के कैंप कार्यालय के उद्घाटन के लिए रवाना हो गए। इस दफ्तर के खुलने के साथ ही यह तय हो गया कि ओवैसी अब यूपी में खूंटा गाड़ चुके हैं। सवाल यह है कि उनका भागीदारी संकल्प मोर्चा यूपी की राजनीति में कितना कामयाब होगा। बहराइच में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कैंप कार्यालय का उद्घाटन करके न सिर्फ पूर्वांचल की 27 सीटों पर अपनी दावेदारी ठोकने की तैयारी की है, बल्कि सैयद सालार मसूर की दरगाह पे जाकर सुहेलदेव पार्टी के साथ अपने गठबंधन की प्रासंगिकता को भी दिखाया है। साफ है कि यूपी की लड़ाई का आगाज असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरे के साथ कर दिया है। बहराइच से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अब ये नया गठबंधन वोट कटवा की भूमिका निभाएगा या कुछ कमाल कर जाएगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। शंखनाद में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।